हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। घुमाऊंगा। गुड मॉर्निंग। चलिए, ठीक है, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। टीडीएस के रिगार्डिंग क्लास है। इसमें एडमिन से किसने ज्वाइन किया है? एडमिन किसका नेम है? चलिए, तो आज हम लोग का टीडीएस का क्लास है। टीडीएस में हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत कुछ सीखे हैं, समझे क्या टीडीएस होता है, टीडीएस में कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, है ना। और उसके बाद टीडीएस जो कट करता है उसको क्या बोलते हैं, जिसका टीडीएस कट होता है उसको क्या बोलते हैं, टीडीएस कट होने का क्या लॉजिक है ना, क्या वैल्यू है। ये सब हमने पिछले क्लास में देखा। ठीक है। अनिश, आप बता सकते हैं टीडीएस पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था टीडीएस में? अनीश, अंजलि, अंशु, मोनिका। सचिन, निमिता, निशा, कोई भी? हम बताएगा। हाँ, बताइए विजुआ। हम बताएगा वो है को हम कहूँ को हम तो को मुका है कहूँ को हम तो को मुका उसमें को अंगत का को अंगत का का अंगत को दोनों का पंखा और कहूँ कहूँ का और अंगत का अंगत का Kuelugu kaka ugaka kuman ngara au ugaka kuengu 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 kong kuengu a kuengu 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 चलिए, gak ठीक है। pakai gak pakai gak kaka चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। प्रत्युष, हाँ आप बताइए। प्रत्युष, भाई कैसी क्लास चलेगा आप लोग के वाला? हाँ, बोले बताइए। सर। बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, साउंड आ रही है अभी तो। बोलिए। नहीं, फिर साउंड नहीं आया आपका। साउंड का इशू है आपके साइड से। मोनू, आप बताओ। पीडीएफ सर पीडीएफ के बारे में बताएं तो सर जो सर पीडीएफ करता है उसको सर टैक्स लगता है उसको पीडीएफ करते हैं। पीडीएफ का सर ओल्ड ओल्ड टैक्स रेट से बताया था सर कि ओल्ड ओल्ड पे 2 लाख% नॉर्मल होता है। ऊपर से सीनियर सिटीजन बताया था सर 5 लाख सर। सीनियर सिटीजन बनाया था सर 3 लाख को टैक्स नहीं करता है सर। 2.5 से 5 लाख पर सर 5% से टैक्स करता है सर। और सर 5 से 10% पर सर 20 परसेंट करता है सर। और मोर देन 10 लाख पर 30% करता है। और 3 लाख पर सर कोई टैक्स नहीं करता है। 3 से 5 लाख में सर 5% करता है। और 5 से 10 लाख में सर 20% और से 10 लाख पर सर 3% करता है। और सर 5 लाख पर सर कोई टैक्स नहीं करता है। 5 से 10 पर कोई नहीं। और 10 लाख पर सर 30% मोर देन करता है सर। और सर दोनों में डिफरेंट बताया तो सर ओल्ड ओल्ड टैक्स में और न्यू टैक्स में। ओल्ड में बताया था सर कि 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं करता है। और न्यू पर 7 लाख पर कोई नहीं करता है। और ओल्ड पर सर 80 से 80 तक सर बेनिफिट का 80% करता है सर। और सर न्यू पर सर 80 से 80 तक कोई नहीं सर मिल सकता है। बेनिफिट सर मिल सकता है। और इस पर इनकम बताया था सर कि
जीरो से 3% पर से कोई टैक्स नहीं मिलता है, और 3 से 6 तक में 5%, और 6 से 9 तक में सर 10%, और 9 से 12 तक में 15%, और 12 से 15 तक में 15%, और 15 लाख पर सर 20% से मोर देन सर। और बताया तो टीडीएस में दो प्रकार के होते हैं, सैलरी और नॉन सैलरी। सैलरी का बताया था सर कि ये मंथली होता है, और नॉन सैलरी का बताया था क्वार्टरली होता है। सैलरी सर 24 दिन होता है, और नॉन सैलरी सर 26 दिन होता है। इसके फॉर्म होते हैं 60 होते हैं, 60 ए होते हैं, 26 ए होते हैं सर। टीडीएस 16 16 ए सर टीडीएस का सर्टिफिकेट होता है, और ये 16 ए सर्टिफिकेट होता है। और ये 26 इसमें सर जाकर देखते हैं सर कितना कौन टैक्स कटा है, नहीं पता है। चलिए, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, उज्जवल, आप बताइए, उज्जवल कुमार से ज्वाइन है जो, आप न्यू टैक्स का रेट बता दीजिए, स्लैब रेट। उज्जवल कुमार। जी सर। सर बताइए। न्यू स्लैब का बताना है सर। हेलो। हेलो सर यार, आवाज नहीं जा रहा है। हेलो। यस सर। हाँ हेलो। हाँ, बताइए उज्जवल। जी सर, न्यू टैक्स रेट। जी सर, आप 3 लाख है सर 0%, 3 लाख से 9 लाख सर 7%, 6 लाख से 9 लाख तक सर 10%, और 9 लाख से 12 तक 15%, और 12 से 15 लाख तक 20% है, और 15 का एबव 30% है। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। हेलो, अभी भी साउंड का इशू है? जी हाँ, नहीं सर, मोहम्मद, ठीक है। साउंड आपके पास जा रही है? ठीक आ रही है सर। हाँ, तो आप बताइए हमें, ओल्ड टैक्स स्लैब रेट क्या है? निमिता, आप बताओ, ओल्ड टैक्स स्लैब रेट क्या है? सर 18 से 60 लाख तक के लिए 2.5 लाख तक मील, और फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, फिर मोर देन 10 लाख तक 30%, और फिर सीनियर सिटीजन में 60 से 80 तक 3 लाख तक मील, और फिर 3 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से मोर देन 30%। और ये सुपर सिटीजन के लिए हो जाएगा 5 लाख तक में, फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और फिर मोर देन ये 30%। चलिए, ठीक ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये एसके से कौन ज्वाइन है? एसके, ओनली एसके लिखा हुआ है।
आप लोगों को दिख रहा है ना इसके नेम से कोई ज्वाइन है? अभी अच्छा। अब नहीं है सर। आप ही का था क्या? नहीं। चलिए चलिए, एक और क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। निशा आप बताओ, आप किसी स्टाफ का सैलरी पे टीडीएस कट कर रहे हैं तो आपकी क्या जिम्मेवारी है ना, आपका क्या रिस्पॉन्सिबल है उसके रिगार्डिंग, यदि आप किसी स्टाफ का टीडीएस कट कर रहे हैं? निशा। बोल रहे सर। सर हेलो। हेलो, आप लोग पहले अपने सर कैमरा वो ऑन फर्स्ट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए चालान पहले। काटना होगा। बताइए। हेल- वो हर मंथ उसका वो चालान काटना होगा और फिर क्वार्टरली में उसका पीडीएफ का रिटर्न फाइल करना होगा। जिसको बस इतना ही? अच्छा, आप में से कोई बता सकते हैं टीडीएस, यदि आप क्या किसी सर? एम्प्लॉय का? हाँ, क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए आप। ठीक है उज्जवल, ठीक है। हाँ, देखिए क्वेश्चन ये था मेरा कि यदि आप किसी एम्प्लॉय का टीडीएस काटते हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या आपके ऊपर कंप्लायंस होंगे, वो कंप्लायंस आपको बताना है। साउंड अभी जा रही है? अभी भी साउंड का इशू है प्रत्युष? आवाज आ रही है सर मेरी अब? हाँ, अभी आपकी आ रही है आवाज, बोलिए। फिर से आप म्यूट हो गए। उसका थोड़ा नेटवर्क हाँ, इशू आ रहा है। हाँ, हेलो। हाँ, बताइए बताइए प्रत्युष। आवाज आ रही है ना सर मेरी? हाँ हाँ, साउंड आ रही है, बताइए। सर क्वेश्चन क्या पूछिएगा, क्या रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि आपके यहाँ कोई इम्प्लॉई है, आप उसका टीडीएस कट कर रहे हो, जब आप सैलरी उसका पेमेंट करते हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या आपको कंप्लायंस करना होगा टीडीएस के रिगार्डिंग? जी हाँ, बता सकते हैं आप। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। ठीक। सबसे पहले मैम सबसे पहले तो सर अगर हम टीडीएस काट रहे हैं तो जो गवर्नमेंट का जो सर टाइम से जो टैक्स पेमेंट है वो सर पहले हम करेंगे, क्योंकि हम टीडीएस काट ही रहे हैं। अगर हम काट रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सर टैक्स ही काट रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट को हमको टाइम से वो चीजें मतलब टैक्स दे देना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो भी सर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं उसका एक रिपोर्ट जिनका हम टीडीएस काट रहे हैं उनको फिर अपडेट करना होगा सर। चलिए मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ, आगे क्लास में करते हैं। लगभग सही है।
अपने आप को म्यूट कीजिए, बाकी लोग इनका है, ध्यान म्यूट कीजिए। ठीक है, हमने टीडीएस स्टार्ट किया था, आपको ये बताया था कि टीडीएस जो होता है जब हम किसी को कुछ पेमेंट करते हैं, ये जो टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जब हम किसी को कुछ पेमेंट करते हैं, जैसे हम किसी से सर्विसेज लिए या किसी से कोई गुड्स परचेज किए हैं, और उस वहाँ पे कुछ ना कुछ सेक्शंस अप्लीकेबल होते हैं। आज हम वही सेक्शन को देखेंगे क्लास में। तो उस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस काटना होता है जब आप किसी को पेमेंट करते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी से आपने बिल परचेस किया है 5 लाख का, उसमें 10% टीडीएस अप्लीकेबल है, तो आपको 50,000 कट करके उसको 4.5 लाख ही देना है। ये जो अमाउंट आपने कट किया है एज ए टैक्स के फॉर्म में, उसका वही उस पर्सन के लिए टीडीएस कहलाएगा। तो टीडीएस इसलिए लाया गया है ताकि क्विक रियलाइजेशन हो टैक्स का और इफेक्टिव वे में रियलाइजेशन हो टैक्स का। असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना पड़े गवर्नमेंट को, इसलिए टीडीएस लाया गया। स्नेह प्रिया म्यूट कीजिए अपने आप को। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों ने सेक्शन देखा था टीडीएस का, और भी बहुत से टॉपिक बताया गया है कि डिडक्टर कौन होता है, डिडक्टी कौन होता है टीडीएस के केस में। अच्छा, बता सकते हो निमिता आप डिडक्टर और डिडक्टी क्या है टीडीएस के केस में? सर जो ये टीडीएस काटता है उसको डिडक्टर बोलते हैं, जो टीडीएस नहीं काटता उसको डिडक्टर बोलते हैं। जिसका टीडीएस कटेगा, है ना, जिस पर्सन का, जैसे हमने एग्जांपल अभी दिया 5 लाख का बिल था, उसको आपने 4.5 लाख से दिया, उसका 50,000 कट गया, तो जिस पर्सन का टीडीएस अमाउंट कटा है उसको डिडक्टिव बोलेंगे, और जो पर्सन टीडीएस का अमाउंट कट करेगा उसको डिडक्टर बोलेंगे। तो जितने भी टीडीएस के कंप्लायंस होते हैं वो सबके सब डिडक्टर पे अप्लीकेबल होते हैं। जो टीडीएस कट करेगा वही पेमेंट करेगा, वही फाइल करेगा। तो फर्स्ट सेक्शन हमने देखा था टीडीएस जो है सैलरी के रिगार्डिंग है 192। सैलरी पे कैसे आपका टीडीएस अप्लीकेबल होगा, कैसे इसका टीडीएस कटेगा, इसकी स्लैब रेट क्या होगी, कब टीडीएस कटेगी, ये सब यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि ज्यादा समझ हो। कोई भी पर्सन XYZ या ABC कोई कंपनी, अजय नाम का कोई पर्सन है, कहीं पे जॉब करता है, मान लीजिए कैशर जॉब करता है पर्सन, और इसकी सैलरी जो है पर मंथ के हिसाब से 25,000। मान लीजिए टीडीएस का 5,000 कट गया, का नेट सैलरी कितनी बनेगी, ये दोनों का आप माइनस कीजिए, उसको नेट सैलरी कितना मिलेगा, 50,000।
ये जो 5,000 उसका जो टीडीएस कटा है, ये जब वो अपना आरटीआर फाइल करेगा उस समय उससे ये बेनिफिट उसको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल को यदि आगे आप ले चलेंगे तो पूरे साल का इसका एनुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीपल ये हो गया, और इसका टीडीएस कितना कट गया पूरे साल का, इसकी नेट सैलरी कितनी 6 लाख का उसको मिल गया। अब जब ये पर्सन अपना टीडीएस फाइल कर सॉरी जब अपना ये रिटर्न फाइल करेगा, आईटीआर 1 फाइल करेगा, क्योंकि आपको पता है कि सैलरी वाले क्लास में जिसका इनकम 50 लाख तक है वो आईटीआर 1 फाइल करता है। तो इस केस में ये आईटीआर 1 फाइल अपना करेगा ईयर एंड होने पे। इसमें आप सपोज कीजिए कि इसकी जो एज है इस पर्सन का ये 35 ईयर है, ठीक है, और ये अभी ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में है, ओल्ड स्लैब रेट्स में। तो इसका इनकम पे कितना टैक्स टैक्स कितना होगा कोई बता सकता है? ये जो इसका इनकम है 6,60,000, इसके इनकम पे टोटल टैक्स कितना होगा? हमें एक्चुअल अमाउंट ये बताना है, टोटल वैल्यू ऑफ टैक्स अमाउंट। 1 मिनट का टाइम है, बताइए आप, उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए थे ओल्ड टैक्स स्लैब रेट और न्यू टैक्स स्लैब रेट, हमने वहां पे एग्जांपल भी आप लोगों के साथ किया था। तो इसमें कोई इशू हो आपको टैक्स का अमाउंट निकालने के लिए तो आप पीछे वाले क्लास देखेंगे आप। कोई बताए चैट बॉक्स में, बताए कितना है टैक्स, कितना निकला? 6 लाख का। नहीं, ये इनकम आपका हो गया ना, टोटल इनकम ये 6,60,000 का कितना होगा? इनकम 6,60,000, उस पे स्लैब कितना, मतलब कितना टैक्स लगेगा? 20,500। सर 32,000 लगेगा क्या? आप चैट बॉक्स में डालो कितना आपका टैक्स निकला, चैट बॉक्स अवेलेबल है आपके लिए। डालिए चैट बॉक्स। 32,500 लगेगा। शिवम, आप कौन सी लोकेशन से हो आप? शिवम राज, शिवम
शिवम साउंड क्लियर आपके पास? जी सर। हाँ। आप कौन सी लोकेशन से हैं? मतलब रानीगंज से है। उड़ीसा का 44,500, 45 रुपया, 45, 44। म्यूट म्यूट कीजिए शिवम, या म्यूट। सबका अलग जी टैक्स रेट है, पता है क्या? देखिए, मैंने आपको ये बताया यार, ये ऑयल टैक्स स्लैब रेट दे रहा है, और इसकी जो एज है 35, तो 2.5 लाख के तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक ही चीज को मैं कितना बताऊँ आप लोगों को, आप लोग तो भूल जाते हो। सिंपल सा है, आप लोगों का अलग अलग आंसर आ गया, किसी न किसी का गलत ही होगा। जीरो हो 2.5 लाख गया। पर 0%। अगला 2.5 लाख पे से 5 लाख तक 5% आपका टैक्स है। 2.5 लाख का 5%, 12,500। 12,500। हाँ, अब 5 लाख से कितना, 1,60,000, तो 1,60,000 आपका ज्यादा है, जिसपे आपको 20% से टैक्स लगेगा। तो टोटल टैक्स कितनी हो गई? ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, 44,500। 44,500। सर तो चौवालीस उसको पाँच रिबेट भी तो मिलेगा। अंकित, 45 कैसे आ गया अंकित आपका? विशाल आपका भी मिस्टेक है, और खुद आपका आपका तो थोड़ा ज्यादा अमाउंट। तो जी हाँ आपका भी गलत है। सर 12,500 का है, उसको रिबेट भी तो मिलेगा। रिबेट कब मिलेगा भाई? रिबेट के लिए सेक्शन मैंने बताया था आपको, रिबेट कब 87 मिलता है। है? रिबेट कब मिलेगा आप बताओ, कब मिलता है अढ़ाई रिबेट? से सर 2.5 से 5 लाख वाला ऐड नहीं किए थे। 2.5 से 5 लाख के बीच में है तो सर। नहीं, नहीं सर, रिबेट आपका तब मिलती है जब हमारी इनकम सर 5 लाख के अंदर तक हो। 5 लाख से अगर 1 रुपया भी ज्यादा है तो फिर वो हम रिबेट नहीं ले सकते। अप टू 5 लाख होगा तभी हमको रिबेट मिलेगा। अगर सर सर पाँच तो लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है तो सर जो भी रिबेट अमाउंट है 12,500 वो हमें देना ही होगा सर। आपका 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है तो आपको टैक्स लगेगा, रिबेट आपको नहीं मिलेगा। वो इनकम पे डिपेंड करता है ना, इस केस में कभी भी रिबेट मिल ही नहीं सकता। सचिन, और कुछ क्वेश्चन है, बोलिए। नहीं सर, क्लियर हो गया, मेरा भी 32 ही आ रहा था। हम सिर्फ इसी का नहीं, ये निकाले थे। ये आपको ऐड कर, चलिए तो यहाँ पे देखिए, ये टोटल टैक्स कितना निकला इस पर्सन का। बाकी लोगों ने है ना क्वेश्चन, मतलब आपने टैक्स नहीं निकाला, इसका मतलब यही हो सकता है कि आप क्लास को ध्यान नहीं दे रहे हो, या पिछला क्लास आपने नहीं समझा, नहीं सीखा है सही से। हम हमेशा बोलते हैं कि जब आपको कोई क्लास समझ में नहीं आ रही तो आप बोलिए हमें, एकदम आप लोग शांत बैठे रहते हो। ऐसे बैठने से कैसे होगा, कैसे आप आगे बढ़ोगे? जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कैसे आप सीखोगे, कैसे आगे बढ़ोगे आप लोग? चलो यहाँ देखो, इस पर्सन का टोटल टैक्स कितना लगा, कितना टैक्स बना है इसका? 44,500 का। लेकिन इसका टीडीएस में कितना कट गया है? 60,000 का कट गया है। तो जब ये अपना आरटीआर फाइल करेगा तो उस टाइम जो इसकी टैक्स है वो सेटअप हो जाएगी, जो बैलेंस अमाउंट बचेगी टीडीएस का वो इसके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। कितना बैंक अकाउंट में कितना रिफंड होगी, मैक्सिमम अमाउंट
जितना इसका टीडीएस बना हुआ है और जितना इसका टीडीएस कटा है, दोनों का डिफरेंस, तो 15,500 जो है इसके बैंक अकाउंट में जब भी अपना आरटीआर फाइल करेगा, इसके बैंक अकाउंट की ये वापिस कटेगा। तो ये प्रोसेस है टीडीएस का सैलरी वाले पर्सन के केस। ये कैलकुलेशन समझ में आया आप लोगों को या बाउंस कर गया? आ गया सर। आ गया है सर। आ गया सर। तो टीडीएस में क्या है कि जब भी कोई एम्प्लॉयर कोई भी ऑनर, बिजनेस ऑनर है, एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉई को पेमेंट करेगा सैलरी का, तो उस समय वो टीडीएस का अमाउंट कट करेगा। टीडीएस का इसमें रेट क्या होगा, तो एक्स्ट्रा स्लैब रेट के हिसाब से, यदि आप ओल्ड स्लैब रेट में है तो ओल्ड के अकॉर्डिंग, यदि न्यू है तो न्यू के अकॉर्डिंग आपका स्लैब रेट लगेगा, मतलब रेट ऑफ टीडीएस। स्लैब रेट में सर अगर हम सैलरी पर्सन है तो सर ये खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा स्लैब रेट फाइलिंग करने टाइम, या फिर उसका कुछ और प्रोसीजर है फाइलिंग के टाइम में देखिए, फाइलिंग के टाइम में आपको वहाँ पे ऑप्शन होता है, चॉइस होता है कि आप ओल्ड में करना चाहते हैं या न्यू में, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो सर ज्यादा बेनिफिट किसमें होता है, जैसे किसमें क्या किसको किसमें करना चाहिए सर, ये सब चीजें इसको बताएंगे ना? देखो, ये ये जो है आपके बिजनेस, आपके क्लाइंट के या आपके डाटा के अकॉर्डिंग है ना, वो आपको चॉइस करना है कि हमें ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। दोनों का अलग अलग बेनिफिट है, तो दोनों का अलग अलग निगेटिव पॉइंट भी है। ये मैंने इसको मैंने सिलेक्ट इसको कैसे डिटेल में करेंगे सर? बताया। सर सपोज मेरे पास अगर 5 डाटा आता है, ठीक है, उसका रेडियस फाइल करना है, तो हम ये चीज कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमको किस डाटा को किसमें रखना है? उसका तो कुछ ना कुछ तो सर क्राइटेरिया होगा ना कि हाँ हम इसको ओल्ड में रखते हैं या फिर न्यू में रखते हैं। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, सैलरी आप बता सकती हो अभी जो क्वेश्चन है राइज हुई है कि हमें ओल्ड टैक्स में जाना है या न्यू टैक्स में जाना है? अगर सर किसी का 6 लाख हो या फिर किसी का 10 लाख हो, या कोई बिजनेस पर्सन हो जिसका टर्नओवर मतलब काफी ज्यादा हो सर, इस तरीके से डिफरेंट टाइप, मतलब डिफरेंट टाइप का सर मेरे पास अगर डाटा हो, इसमें हमें ठीक सिलेक्ट करना है किसको काम है। ठीक है, ठीक है। आप में से कोई बता सकते हो हमें ओल्ड टैक्स में जाना चाहिए या न्यू टैक्स में जाना चाहिए यदि हमारी इनकम 10 लाख की है? ओल्ड टैक्स में सर। सर ओल्ड टैक्स में आना चाहिए सर, जिसमें मेडिकल अलाउंस सर बेनिफिट रहता है सर, इंश्योरेंस का रहता है सर, लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन ओल्ड टैक्स में आना चाहिए सर। चलिए, यहाँ पे मैं आपको, हाँ बताइए। सर अगर हम लोग इंश्योरेंस वगैरह कराए हुए हैं तो हम लोग को ओल्ड टैक्स में जाना चाहिए क्योंकि एटीसी का बेनिफिट मिलेगा। हाँ हाँ, ये पॉइंट लॉजिकल पॉइंट। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चॉइस करना है कि हमें ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। तो आपका डाटा या ये आपकी जो डाटा है, आपकी जो इनकम है, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस करना है। इसमें क्या है कि यदि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आपका पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा है, कुछ एलआईसी में पैसा है, आप उज्जवल, वेट वेट करो उज्जवल। अच्छा, वो वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं ना, कुछ अब ज्यादा नहीं बताया। देखिए, आपकी जो हाँ, मैंने ये बताया आपको कि यदि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है ना, आपने कोई एलआईसी करा के रखा है, या आपने पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा रखा है, या आपने लोन लेके रखा है, तो इस केस में यदि इस सब का बेनिफिट आपको चाहिए तो आप ओल्ड टैक्स स्लैब रेट को चॉइस करेंगे। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा ओल्ड टैक्स स्लैब रेट, क्योंकि ये सब का बेनिफिट 80C से 80U वाले जो सेक्शन है, इस सब का बेनिफिट
न्यू टैक्स स्लैब रेट में नहीं मिलता है। ठीक है। यदि आपका ये सब डाटा नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई नहीं है, एटीसी वाले कोई सेक्शन का डाटा नहीं है, तो आप न्यू टैक्स स्लैब में जाएंगे। न्यू टैक्स स्लैब में क्या होती है कि आपकी इनकम यदि 7 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ओल्ड में यदि आपका इनकम 5 लाख तक का है तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे सर एक से चीज पूछना है। एक सेकंड, अभी मेरे बात, जैसे ये आपकी ओल्ड हो गया और ये आपकी न्यू हो गई, है ना। दोनों में आप मान के चलिए कि आपकी इनकम 10 लाख का है, दोनों में। और आपकी एज जो भी हो अभी मान लीजिए 45, तो इस केस में आपको दोनों में टैक्स स्लैब, मतलब दोनों में टैक्स निकालिए, आप खुद से निकालिए दोनों का, तो आप देखिए कि किसमें टैक्स ज्यादा बन रहा है, किसमें टैक्स कम बन रही है। तो जो आप जिसमें आपको कम टैक्स लगे वो आप चॉइस कीजिए, यदि आपके पास कोई 80C से 80U वाले सेक्शन का डाटा नहीं है तो। तब तो सर हम ये न्यू वाले में ही जाएंगे, अगर मेरे पास मतलब जो भी सेक्शन का डेटा है सर, 80 से 80 तक, तो वो सब चीज कुछ भी नहीं है वैसा इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो फिर हम सर न्यू वाले में जाएंगे। क्योंकि 7 लाख तक सर कोई अगर इसमें नहीं लग रही है टैक्स, तो फिर हमको 3 लाख का ही टैक्स देना होगा। काउंट कुछ कर, कैसे सर बोलिए। अब जा रही है सर? हाँ। हाँ हाँ, अभी आ रही है, बोलिए, सर मैं ये कहिए। बोल रही हूँ कि अगर मेरा कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर हम ये न्यू वाले में जाएंगे, न्यू स्लैब में, न्यू टैक्स में जाएंगे। क्योंकि इसमें हमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें तो 7 लाख तक मुझे कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। 3 लाख है तो सर जितना आएगा उतना ही लगेगा मुझे। हाँ, वही वही चीज मैंने भी बताया, वही चीज बताया मैंने। ठीक है उज्जवल, ठीक है। यदि आपके पास वो है, इन्वेस्टमेंट है, तो आप गोल्ड में चले जाइए, नहीं है तो आप न्यू में चले आइए, क्योंकि न्यू में वो बेनिफिट आपको नहीं मिलती है। आप ये मान के चलिए कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, सिंपल सा आपका केवल सैलरी से इनकम है 10 लाख का, तो आप दोनों में टैक्स कैलकुलेट करके दिखाइए आप में से। देखिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ये इसका टैक्स निकाल के दिखाइए, तो उसके बाद आगे चलते हैं। जी हाँ, आपका क्या क्वेश्चन था बताइए। सर क्वेश्चन ये था कि सर जैसे पीएफ हमारा इनकम हुआ तो उस पर भी सर टैक्स कटता है, टीडीएस। कौन सा इनकम? पीएफ। पीएफ? हाँ। वो तो आपका कट के आता है। पीएफ क्या है वो, जैसे जितना अमाउंट आपका एम्प्लॉयर कट करेगा उतना मतलब एम्प्लॉय साइड से भी कट होता है, उस उसका पर अलग। टीडीएस कट नहीं ना होता है सर? नहीं, वो उसको पहले से ही कट करके रखा जाता है ना। उस पर भी टीडीएस का सेक्शन है, मैं उस पर भी आऊंगा, तो उसके लिए भी मैं अलग से सेक्शन बताऊंगा। अच्छा ठीक है। हम लोग सैलरी के बाद है ना पीएफ वाले पे ही चलेंगे। पहले ये आप कैलकुलेट कीजिए, ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब रेट में कितना टैक्स लगेगा। सेम इनकम है 10 लाख का। मोनिका, ये समझ में आ रहा है आपको या बाउंस कर रहा है ये सब? मोनिका, सुजाता, रोहित। सर समझ में नहीं आ रहा है। आपने पिछला क्लास किया था या वो मिस हो नहीं। गया था क्लास? यस सर। इसलिए इशू हो रही है। ठीक है, क्लास एंड होने के बाद है ना आप आइएगा कैंडिडेट से, आपको हेल्प मिल जाएगी। यस सर।
अनीस, अंजलि, आप लोगों को समझ में आ रही है? सर चैट बॉक्स में हम सेंड कर दिए हैं अपना। हाँ ठीक है, हम देख रहे हैं, देखिए check। और भी एक दो का वेट कर रहे हैं, देखते हैं किसका कितना आया। ओल्ड में और न्यू में 10,00,000, 1,500, 60। मोनू का ओल्ड में 1,00,000, 12,500। और ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने लगभग चैट बॉक्स में क्वेश्चन का सही रिप्लाई दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ओल्ड टैक्स रेट के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है और न्यू के अकॉर्डिंग आपको कम टैक्स देना हो रहा है, कम टैक्स लग रही है। तो इस अकॉर्डिंग आपको कौन सी टैक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, मतलब कौन सा स्लैब है, तो आप न्यू वाले में आएंगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। ओल्ड में आपका 1,12,500 का टैक्स है, वही न्यू में आपका ओनली 60,000 की है। तो इस केस में आपके लिए न्यू टैक्स स्लैब रेट इज द बेस्ट ऑप्शन। न्यू टैक्स। न्यू, चलिए बहुत अच्छा। चलिए हम अपने क्लास आगे चला। ये आया सबको समझ में कैसे कैलकुलेशन हुई है? यस सर। अब एक एक पॉइंट ये होती है कि यदि किसी पर्सन का सैलरी से इनकम है ना, किसी पर्सन का सैलरी से इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? 2.5 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, अलग अलग एज के अकॉर्डिंग है। यदि आप नॉर्मल टैक्स पेयर है जिनका एज 18 साल से 60 साल के बीच में है, उनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की है, 2,50,000 की है। यदि किसी पर्सन का इनकम 2.5 लाख से कम है पूरे साल का, तो उसका कोई भी अमाउंट टीडीएस नहीं कटेगा। आई बात समझ में? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? यदि एज आपकी 18 से 60 के 18 से 60 के बीच में है, जनरली यही लोग सैलरी वाले पर्सन होते हैं, उसके बाद तो रिटायर ये लोग हो जाते हैं 60 के बाद। तो इसमें क्या है कि 2.5 लाख तक का लिमिट है। तो मंथली कितनी हो गई? आप यदि 2.5 लाख को डिवाइड करेंगे तो 20,833 के आसपास। मतलब यदि इतना इससे कम इनकम आपका है मंथली तो आपका टीडीएस नहीं कट होगा, इससे ज्यादा है तो आपका टीडीएस कट होगा।
आई बात समझ में? मंथली इनकम है और पूरे साल का कितना है, 2.5 लाख। ऐसा इसलिए बनाया गया है कि जिसका इनकम ही बेसिक एग्जाम्पशन से कम है उसका टैक्स बनेगा ही नहीं, तो उसका माइटी मतलब उसका टीडीएस हम क्यों काटे? सर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है सर कि जैसे बहुत सारे कंपनी ऐसे होती है जो टीडीएस वगैरह काट के सर सैलरी पे नहीं करती है, ठीक है सर। डायरेक्ट सर ये सैलरी आता है कि जैसे सर अगर 50,000 की महीने आ रही है किसी की, बट वहां पे सर कोई टीडीएस वगैरह ये सब चीज नहीं कट रही है, तो वो फिर सर खुद से हमें आईटीआर फाइल करना होगा, खुद से वो पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्स। हेलो। आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, साउंड हाँ नहीं आ पाया। क्वेश्चन ये था कि सपोज अगर कोई कंपनी में सर सैलरी पे कर रही है, आपका ठीक है मेरा। साउंड स्लो आ रही है। सर अभी भी साउंड स्लो आ रही है सर। हेलो। साउंड आपकी ब्रेक ब्रेक हो रही है, कट रही है। हेलो। आप बताइए। सर अब जा रही है क्लियर साउंड? हाँ, अभी अभी साउंड आ रही है, बताइए। मैं ये बोल रही थी कि सर अगर हमें सैलरी आ रही है वहां पे कोई टीडीएस नहीं कट रहा है, ठीक है, बट मेरी सैलरी जो है सर लिमिट से ज्यादा आ रही है, ठीक है, जैसे अगर 50,000 सैलरी पर मंथ आ रही है, तो इसमें सर हमें खुद से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ना टैक्स? जैसे आपका बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा सैलरी आ रही है तो उस समय वो टीडीएस कट के ही देगा। यदि वहाँ पे टीडीएस नहीं कट रही है तो वो उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ पे वो आपके जो एक फॉर्म होता है, जैसे आप आगे जब फाइल करेंगे तो देखेंगे फॉर्म 16 है, फॉर्म 26 है, AIS है, बहुत से उसमें होता है, तो आपको अगर वो सपोज ऑटो सर हो मुझे जाएगा। किसी बिजनेस से आ रही है सर 1 लाख पर मंथ हमको किसी बिजनेस से आ रही है, ठीक है, तो वहां पे तो टीडीएस वगैरह जो भी है वो खुद से ही पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सॉरी टैक्स जो भी है, क्योंकि वहां से तो टीडीएस डिडक्ट तो हो नहीं रही है ना। नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोल- चलो, फिर से होगा सर। इशू हो रही है। सर सपोज मुझे साल की 1 लाख 10 लाख इनकम है, ठीक है, मेरा कोई टीडीएस वगैरह नहीं कट रहा है, कहीं से कुछ भी वैसा मतलब टैक्स नहीं कट रहा है जो गवर्नमेंट के पास का है, ठीक है, तो सर उस एक एक सेकंड, आप क्या कीजिए, चैट चैट बॉक्स में डालिए तो आपकी जो क्वेश्चन है ना, आपकी साउंड बहुत ब्रेक हो रही है, कट रही है। सर ये कह रही है कि बिजनेस इनका, कोई बिजनेस इनका पैसा आ रहा है तो इनका सैलरी के समय वो टीडीएस थोड़ी कटेगा, वो तो बिजनेस में जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, मैं वो क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए कहीं से भी पैकेज आ रही है 1 साल की, ठीक है, वो या सैलरी हो या फिर वो बिजनेस हो, बट वहां पे सर टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर उस समय सर हम गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे करेंगे? गवर्नमेंट तो वो चीज को फिर देख रही है ना हमारे अकाउंट से कि नहीं 10 लाख की इनकम है इनकी साल की। आईटीआर फाइल करेंगे ना सर तो शायद इसमें कटेगा। तो आईटीआर फाइल जो है वो खुद से ही करना होगा ना फिर? नहीं ना, बता रहे, जब आपको कहीं से इनकम आएगी तो वहाँ पे वो सेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ अप्लीकेबल होती है, तो वहाँ पे आपका टीडीएस कट के ही आएगी। यदि उस केस में किसी के कारण नहीं आपका टीडीएस कट रही है तो जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपकी टैक्स कैलकुलेशन ऑटो कैलकुलेशन हो जाएगी और आपको खुद से पेमेंट करना होगा। हाँ सर, मेरी यही क्वेश्चन थी कि अगर वो चीज टीडीएस अगर नहीं कट रही है, इनकेस अगर वो नहीं डायरेक्ट सिर्फ। आप खुद से पेड करना होगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। जैसे आप अपना इनकम 10 लाख डालेंगे, आप यदि ओल्ड या न्यू टैक्स में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्स बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
तो ये लिमिट आपकी है 20,833। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है कि जेसीए का टैक्सेबल जो सैलरी है वो 5 लाख है और लॉसेस हुई है हाउस प्रॉपर्टी से 5,000, लॉस बिजनेस से भी है 10,000 की, ग्रोस इनकम इंटरेस्ट जो है 5,000 की है, सॉरी 60,000 की, जिसमें 5,000 उसका टीडीएस कट गया है, और साथ में वो इन्वेस्टमेंट भी किया है पीपीएफ में, तो उसका डिडक्शन क्या होनी चाहिए, क्या उसकी टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेशन कैसे हो रही है। टोटल इनकम जो है उसमें से माइनस किया गया है हाउस प्रॉपर्टी का, क्योंकि ये लॉसेस है। और कभी भी आप याद रखेंगे बिजनेस जो लॉसेस हो रही है होती है वो सैलरी से सेटअप नहीं होती है। क्या क्वेश्चन है? अंजलि कुछ बोलना चाहती है? नहीं समझ पा रहा। सर मैं ये बोल रही थी कि जो उनका क्वेश्चन था ना, और जो जवाब दिए तो वो हमको समझ में नहीं आया। क्या था क्वेश्चन में, क्या था? बोल रही थी कि उनको कहीं से अगर पैसा आ रहा है या कहीं से सैलरी, पैसा आ रहा है तो पूछिए ना उनसे क्वेश्चन। मतलब उनका कहना था कि कहीं से उनको पैसा आ रहा है, क्वेश्चन की बात कर रहे हो पूरे। आप? हाँ मेरी क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे कहीं से भी हमें इनकम हो रही है 10 लाख रुपए, ठीक है, तो हम तो टैक्स में आ गए। गवर्नमेंट का जो भी रूल है कि हाँ हमें 3 लाख से ऊपर, 5 लाख से 7 लाख से ऊपर जो भी हमको टैक्स देना है। बट इसमें क्या है कि जब हम सैलरी पर्सन है तो टीडीएस कटती है। बट कहीं से भी 10 लाख आ रही है बट कोई टीडीएस नहीं कट रहा है, कुछ भी वैसा सिस्टम नहीं है। वैसा अगर केस है तो फिर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कैसे करेंगे? ठीक है, वही तो यही चीज हमको कंफ्यूजन है ना हाँ, तो कि अगर सर फिर कहीं से क्या आ है, रही है। हाँ सर फिर बताया है कि जब हम आईटीआर फाइल करेंगे वो खुद से करेंगे, और वो फिर हमारी लायबिलिटी बन जाती है कि जैसे हम कैलकुलेट मतलब जो भी उसका है टीडीएस फाइल करने जाएंगे वहां पे ऑटोमेटिक आपका सारा चीज कैलकुलेट हो जाएगा और ले लेगा, फिर वो आपको गवर्नमेंट को पे करेगा। हुआ सॉल्व अंजलि, या अभी भी इशू है? चलो फिर तो यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिट हुई है, देखिए यहाँ टोटल ग्रोस इनकम हुई है 5,55,000, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉसेस हुई है उसको माइनस किया गया है, और साथ में जो ग्रोस इनकम है उसमें से डिडक्शन मिल गई है। मैंने आपको बताया कि जो 80C से 80U वाले जो होते हैं सेक्शन के बेनिफिट, वो आपको माइनस हो जाती है आपके टोटल इनकम से। तो जितना भी पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया गया है वो आपके इनकम में से माइनस हो जाएगी, उसके बाद आपके इनकम पे टैक्स लगती है। सर इसका एक पीडीएफ तो मिलेगा ना सर, 80C से 80G तक इस सेक्शन में कौन चलिए कौन सा? इसको कंप्लीट करके मैं बता रहा हूँ आप ठीक। कीजिए। तो देखिए टोटल इनकम जो हो गई 5,45,000 की है, इस पे टैक्स लगा हुआ। टैक्स कैसे लगा है? 21,500 का ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से। अब 5,45,000 पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 500 आएगी। और यहाँ पे देखिए रिबेट का जो सेक्शन है, रिबेट में कोई भी अमाउंट नहीं मिली है,
ऐसा इसलिए नहीं मिला है क्योंकि इस पर्सन का टोटल इनकम जो है 5 लाख से ज्यादा है, अप टू 5 लाख होता है इनकम, तो इसको रिबेट मिलता। ठीक है, तो ये टैक्स हो गई उसकी फीस 500। अब इस टैक्स पे अलग से सेस लगाई जाती है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जो भी आपकी टैक्स लगी है, टैक्स कैलकुलेशन हुई है, उसका 4%। 21,500 का 4% निकालेंगे तो 860 आएगी। अब दोनों को ऐड कीजिए तो 22,360 आ गई, और इसमें से माइनस किया गया है 5,000 जो पहले टीडीएस कट गया था। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि आपकी जो इनकम थी उसमें 5,000 का टीडीएस कट गया। तो एक्चुअल में हमें बैलेंस अमाउंट कितना पेड करना है एज ए टैक्स के फॉर्म में, तो 17,360 रुपये। ये इनकम कैसे कैलकुलेशन होती है? सर इसमें सत्रह हजार यही, तीन सौ साठ पे करना है। हाँ ये पे करना होगा। ये जो बैलेंस की अमाउंट का पे हो गया। अभी मैं सेक्शन का मैं बता देता हूँ कौन सेक्शन किसके लिए अप्लीकेबल है, उसका डिटेल आपको बाद में चाहिए। अभी आप ये देखिए कि सैलरी वाले सेक्शन के लिए कौन सा अप्लीकेबल है ना, सैलरी। आपको सेक्शंस भी सही से याद होनी चाहिए ना, टीडीएस में ये खास होता है कि आपको सेक्शन, हर एक टॉपिक का सेक्शन याद होनी चाहिए। तो सैलरी के केस में टीडीएस के लिए 192 सेक्शंस है, 192 है। और यहाँ पे देखिए ध्यान का क्वेश्चन था कि जो हमारी पीएफ में पैसा जाता है उस पे क्या कैलकुलेशन है, क्या टीडीएस का, तो उसके लिए भी अलग से सेक्शन बनाया गया है 192A। ये सब अलग अलग सेक्शन सब है, इसमें कैसे कैलकुलेशन है, टीडीएस का रेट क्या है, कैसे अप्लीकेबल होगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जो है आप जो कहीं से बॉन्ड परचेज करते हैं या कहीं पे पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या टीडीएस कट होनी चाहिए। हम लोगों ने कंपनी एक्ट में पढ़ा था डिविडेंड, है ना, तो डिविडेंड पे क्या टीडीएस है, कैसे टीडीएस लगेगी, इसकी सेक्शन क्या है। तो ये देखिए टीडीएस ऑन डिविडेंड के लिए 194 सेक्शन है। सर डिविडेंड इस पर भी सेक्शन टीडीएस देना होता है? इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको जब आपकी इनकम फ्रॉम डिविडेंड होगी उस पर आपको टैक्स देना होगा। इसमें कुछ लिमिट बताया गया है, कुछ रेट्स बताया गया है कि कितनी लिमिट पे आपका डिविडेंड के इनकम पे टीडीएस कटेगा, कितने पे नहीं कटेगा। ये यहाँ पे लिमिट कुछ बताया गया है। अभी मैं बस आपको वो सेक्शन दिखा रहा हूँ कि टीडीएस में आपको कौन कौन सी सेक्शन पढ़ना है। उसके बाद टीडीएस ऑन इंटरेस्ट का है, चलिए 194A है। तो ये जो सेक्शंस है हम लोग के पूरे क्लास का टॉपिक है, हम लोग लगभग 5 से 6 दिन में सबको कंप्लीट करेंगे। सो टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी या क्रॉसवर्ड, जैसे अभी आईपीएल का टाइम चल रहा है ना, आईपीएल चल रही है, मैचेस चल रही है, किसी ने ड्रीम 11 में पैसा लगाया या कोई भी ऐप्स में पैसा लगाया, वहां से उसको प्रॉफिट, सपोज कीजिए कि उसको 1 लाख की प्रॉफिट हुई है, वहां से प्राइस उसने विन किया, तो कितना उसको अमाउंट मिलना चाहिए, कितना अमाउंट उसको मिलेगा एक्चुअल में, है किसी को पता? अप्रोक्स 30% डिडक्ट होता है सर। 70-72 हजार का। 70 लाख मिलेगा। हाँ 70 हजार। तो लॉटरी से या कोई गेम से जो पैसा मिलता है उस पे 30% आपका टीडीएस कट जाता है। जी सर। अच्छा, हम एक बार इसी में क्वेश्चन थोड़ा ऐड करना चाहते हैं।
आपने 1 लाख का विन किया है ना, जीता है वो लॉटरी से आपने, और उस लॉटरी को परचेज करने के लिए या उसमें आपने एक्सपेंस किया है 5,000 का, ठीक है। आपका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपने उससे 5,000 का एक्सपेंस किया था। तो अब आप बताओ कि एक्चुअल में आपका टीडीएस कितना कटेगा, किस अमाउंट पे कटेगा? 65,000। सर जो आपको हमें प्रॉफिट सर जो हमें प्रॉफिट हुई है सर उस पे टीडीएस कटेगी। प्रॉफिट पे कटता है सर टीडीएस। सर कभी भी सर प्रॉफिट पे कटता है प्रॉफिट TDS। एक्सपेंस पे तो आपको से एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा। 1 सेकेंड 1 लाख, और आपकी जो एक्सपेंस है ये तो आपकी इनकम हो गई, और आपकी जो एक्सपेंस है वहाँ पे मान लीजिए कि आपने 10,000 एक्सपेंस किया है, और अभी आपने बताया कि टीडीएस का जो रेट है उस पे 30%। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टीडीएस जो है किस अमाउंट पे कटेगी? सर 90,000 तो टीडीएस कटेगी सर। 90,000 पे एक्सपेंस कटेगी या डिडक्ट होने के बाद। Yes, sir। देखिए टीडीएस में ये सेक्शन है, इस केस में आप कितना भी एक्सपेंस करें वो एक्सपेंस माइनस नहीं होगी, एक्सपेंस माइनस नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि 1 लाख का 30% आपका टीडीएस कट जाएगी, और आपको एक्चुअल अमाउंट कितना मिलेगा? 70,000। सपोज सर अगर हम इसमें सर हमें प्रॉफिट नहीं होता है, मेरा अगर 10,000 का 10,000 रह जाता है, फिर भी सर हम उसको मतलब इससे आउट होते हैं, जो देखिए भी उसका प्रोसेस होगा तो सर उस पे भी हम टीडीएस देंगे तब। यहाँ पे आप देखिए कि जो इनकम आपको लॉटरी से पैसा मिलता है ये आपका कोई बिजनेस इनकम नहीं माना गया है, तो इस केस में आपकी कोई भी एक्सपेंस हो रही है तो एक्सपेंस को माइनस नहीं किया जाएगा। आपका यहाँ पे यदि 2 लाख का भी एक्सपेंस होता तभी वो आपका टीडीएस 30,000 का कटता। एक्सपेंस कुछ भी हो वो आपके इनकम में सर माइनस वो नहीं नहीं होता। कह रहे हैं, अगर हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर मैंने 10,000 रुपया लगाया बट 10,000 पे प्रॉफिट नहीं हुआ, 10,000 का 10,000 ही अमाउंट है, तो सर इसको विड्रॉल करेंगे फिर उसको भी हमें टीडीएस करनी होगी तब। आपने 10,000 रुपया लगाया हाँ। तो ये 10,000 जो आपको पास मिला वो तो आपका प्रॉफिट हुआ ना। देखिए लॉटरी में 10,000 क्या होता नहीं नहीं सर वैसे नहीं मैं कह सर सपोज दैट मैंने 10,000 लगाया और 10,000 का 10,000 ही मिला सर, हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिला, ठीक है। है, मतलब सर लॉटरी में जितना क्या कैपिटल होता लगा उतना ही आ गया। है मैं बताता हूँ। देखिए लॉटरी या गेम में क्या होता है कि आप वो पैसा जो लगाते हैं वो यदि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो वो पूरा पैसा चली गई, वो दोबारा रिकवरी नहीं होगी। लेकिन जो भी पैसा आपको रिकवरी हो रही है, मिल रही है, वो आपका प्रॉफिट में काउंट की जाएगी और उस पर आपको टैक्स देना होगा। आपका 10,000 लगाया, आपका 2,000 ही निकला तो उस 2,000 पे आपको टैक्स देना है। 1,000 आया, 1,000 पे आपको टैक्स देना है। 50,000 आएगा, 50,000 पे टैक्स देना है। सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है सर, मेरा क्वेश्चन है सर हम जितना कैपिटल लगा रहे हैं अगर उतना ही कैपिटल हमको सर अगर रिफंड हो रही है इन सर वो मतलब इनकम से नहीं सर, मतलब ना हम जीते ना हम हारे, मेरा सेम कैपिटल रहा है, सबकी बात कर रहा हूँ। जब आपको जो पैसा मिला वो जितना आपने, आपका क्वेश्चन ये है कि हमने 10,000 लगाया, 10,000 हमारा निकल गया, यही है ना क्वेश्चन? तो क्वेश्चन यही है बट वो प्रॉफिट से नहीं निकला, नॉर्मल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर भी हम मतलब अब वो गेम को गिव अप करना चाह रहे हैं। ये ऐसे नहीं होता है सर, जो कैपिटल लग गया एक बार एक्सपेंस हो गया सो हो गया, फिर वो रिकवर नहीं होता। तो वही वही ऐसा वही अगर चीज सिस्टम होगा तो लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं तो फिर थोड़ी ना लॉटरी का टिकट दे करके हम पैसे को वापस ले लेंगे। वही चीज है, आप 10,000 लगाए हैं, आपको 1,000 या तो 10,000 कुछ भी मिला उसका टैक्स देना है। 10,000 लगाए, 10,000 मिला तो प्रॉफिट ही हुआ। एक बार एक्सपेंस लग गया तो लग गया, फिर रिटर्न थोड़ी नहीं होता।
तो इनका कहना है कि हम गेम खेले नहीं, सिर्फ आईडी पे पैसा डाले और फिर उसी को विड्रॉल करा ले तो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। इनका कहना ये है। ड्रीम तो उस 11 केस पे चेक कर लो। ड्रीम इलेवन में से डिपॉजिट इसके लिए ड्रीम 11 खेलना पड़ेगा तभी समझ में आएगा हमको। ऐड कैश करता है लोग ना, तो ऐड कैश ये कर दिए फिर उसी को बाद में विड्रॉल करा लिए, तो उस केस में लगेगा कि नहीं लगेगा ये पूछेंगे। देखिए मैं बताता हूँ। बिजनेस के केस में वो होते हैं कि आप जितना आप लगाए या जितना आपका एक्सपेंस हुआ उतना इनकम हुआ, वो ब्रेक इवन पॉइंट वो अलग चीज़ होती है। लेकिन लॉटरी के केस में या कोई गेम के केस में होता है कि जो आप पैसा लगाए हैं वो दोबारा आप रिकवरी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपने रिकवरी किया है, आपके 2 रुपया या 5 रुपया या 2 हजार, जो भी आपके पास आया है वो आपका इनकम माना जाएगा, और उस इनकम पे आपको टैक्स देना होगा एट द रेट 30%। 30%। समझिए आप, तो 10 हजार लगाई है, 10 हजार ही निकला आपका, तो आपके हिसाब से वो प्रॉफिट नहीं है ना, आपने जितना लगाया उतना ही है, लेकिन एज पर लॉ के हिसाब से वो प्रॉफिट है और उस पर आपको तब टैक्स देना होगा 20%। तब ऐसे गेम में सर पैसा ही ना लगा। कहाँ पे थे हम सेक्शन? 30%। और टीडीएस पेमेंट बहुत सा सेक्शन था, स्पेशली आप यदि लगभग 10 सेक्शन सही से समझ जाएंगे तो आपका टीडीएस कवर हो जाएगी। ये जैसे हम लोग कवर करेंगे उसके बाद हम लोग पोर्टल पे चले जाएंगे, टीडीएस का कैसे पेमेंट कैसे होता है, कैसे आप चालान क्रिएट करेंगे, कैसे क्या होता है, ये सब वहाँ पे कुछ ज्यादा सेक्शन। चलिए, तो अभी जो हमने आपको बताया इसमें आपने क्या समझा, आज की क्लास में बताओ, आप रिवाइज करो अपने से कोई। आकाश, चलो सचिन, सचिन आप बताओ अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है टीडीएस में। सर, सबसे पहले तो ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में टैक्स को कैलकुलेट करना सीखें कि कैसे कैलकुलेट होगा। और उसके बाद फिर टीडीएस और आईटीआर में देखें समझें कि मैम का एक क्वेश्चन आया था कि अगर टीडीएस नहीं पे कर रहे हैं तो हमारा टैक्स कैसे भरेंगे, तो आईटीआर जब फाइल करेंगे तो वहां पर हम पे करेंगे। और फिर डिडक्टर और डिडक्टरी भी समझाए थे। और फिर अभी ये लॉटरी वाला चला था कि 30% टैक्स पे करते हैं अगर किसी भी हम लॉटरी से गेन होता है तो। दैट्स इट सर। टीडीएस लाया क्या हो गया, क्या इसका लॉजिक था लाने का, ये बताइए आप। टीडीएस इसलिए लाया गया है ना कि जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हम साल के एंड में फाइल करते हैं, लेकिन टीडीएस जब फाइल करते हैं तो हम मंथली करते हैं। तो गवर्नमेंट का जो पैसा होता है वो पहले ही मिल जाता है, वो हमारे पैसे से ना गवर्नमेंट स्कीम में लगाता है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रोड वगैरह, एजुकेशन, ये सब में इस्तेमाल करता है। तो सबसे बड़ा यही बेनिफिट है कि गवर्नमेंट को जो पैसा है वो हर मंथली मिल जाता है, और आईटीआर में है कि वो एनुअली मिलता है। चलिए बहुत अच्छा। शिवम आप हमें बताओ कि आप ओल्ड टैक्स या न्यू टैक्स किसी को लेना है या किसी को जाना है ओल्ड या न्यू टैक्स लेबरेट में, आप उसको क्या सजेशन दोगे आप? सर अगर किसको किसी ओल्ड में को जाना मतलब चाहिए, एल आई किसको सी न्यू? हाँ बताइए। अगर कोई एल आई सी या किसी प्रकार का लोन या लिए हुए है पहले से ही, तो उसे ओल्ड टैक्स में जाना चाहिए। और अगर किसी को मतलब को कुछ भी नहीं, सिर्फ सैलरी इनकम है और मतलब लोन किसी प्रकार का कोई भी ईएमआई पेमेंट वेमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसे
न्यू टैक्स में जाना चाहिए। अंकित राज पटेल, क्या ये सही है अभी जो शिवम बोले हैं? यस सर। आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, ओल्ड टैक्स? बताइए। किसको ओल्ड टैक्स में जाना है, किसको न्यू टैक्स में जाना चाहिए? अभी मैंने बताया, अभी अभी क्लास में। कैसे होगा? मिसाल आप बताओ, मिसाल। यस सर। आप हमें बताओ, ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में कब जानी चाहिए, न्यू में कब जानी चाहिए? सर ओल्ड टैक्स में तब जाना चाहिए जब हम कोई ईएमआई या फिर लोन या फिर इंटरेस्ट कहीं पर इन्वेस्ट किए हुए हैं, तब सिंपल है आप ओल्ड टैक्स में आप जा सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं हो तो आप न्यू टैक्स में जा सकते हैं, क्योंकि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। जी सर बिल्कुल। और सर इसमें डिडक्शन सेक्शन जो रहता है उसमें ओल्ड टैक्स में अलाउ है और न्यू टैक्स में नो न्यू टैक्स में नहीं अलाउ है सर। आपसे ये है, किसी पर्सन का टीडीएस कब कटता है? किसी का टीडीएस कब कटेगा? टीडीएस साल में 2.5 लाख से ज्यादा। वो तो आपका लिमिट है, वो आपने लिमिट सही बताया, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा, लेकिन कब एक टाइम होती है, मैंने वो भी 20,000 से 20,000 प्लस हो तब सर कटेगा टीडीएस। वो सही है, टीडीएस कटेगा, लेकिन कब कटता है? एट द टाइम मंथली कटेगा सर। उससे जब सैलरी आती है उस समय तो टाइम हाँ सैलरी के मंथ में कटेगा। सैलरी पर्सन के लिए, बट सर जो जैसे सर इनकम आपको बिजनेस से हो गया या फिर सर कहीं और 7 से आ तारीख रही है 7 तो तारीख सर को हर मंथ से कटता है सर। नहीं भाई, 7 तारीख को तो गवर्नमेंट को पेड होता है वो। 30 से 7 तारीख। सर 7 तारीख को अगर टीडीएस करती है, मैं भी अगर मेरा सैलरी आ रहा हो 30 तारीख को और 7 तारीख को अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है तो फिर चलिए यहाँ पे देखिए, तो जब भी हम किसी का सैलरी पेमेंट करेंगे, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी टीडीएस उस टाइम कटेगी। गवर्नमेंट का पेड की जाएगी तो नेक्स्ट मंथ 7। अब हम ये देखते हैं कि 7 तारीख के बाद अब ईपीएफ जो होता है ना, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, इस पे टीडीएस का अप्लीकेबल होगा। आपने नाम सुना है ईपीएफ, नाम है ना, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, सुना है आप में से कोई नाम? बताओ क्या होता है? सर ईपीएफ का पैसा जब कोई निकालता है तो पड़ता है सर टीडीएस। अब वो टीडीएस उस पे कटेगा, लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं ईपीएफ होता क्या है? सर ईपीएफ एक तरीका के लिए ना एम्प्लॉय के लिए इन्वेस्टमेंट है जो उसके सैलरी से हर मंथ डिडक्ट होता है।
और उसको इंड में मिलता है, जब रिटायरमेंट लोए या जॉब को छोड़ करके जा रहा है तब वो मिलता है। चलिए और भी बता सकते हैं कि पीएफ क्या है, इसका क्या प्रोसेस होता है एक एम्प्लॉय के लिए। तभी तो हमें आगे पता चलेगा कि ईपीएफ से जब हम पैसा निकालेंगे तो वहां पे हमारा टीडीएस कटेगा। देखिए हम बता हाँ बताइए। ऊपर को कहा ऊपर ऊपर का मतलब अंकल को ऊपर अपना मतलब अपना कर्म खोल करता है तो ऊपर गर्म ऊपर हम करते हैं वो भूख कर उसके भूख कर गर्म करता है वो ऊपर वो फल को करता है वो करता है। हेलो हाँ ठीक है लगभग सही है। देखिए ये कटवाने से ये भी होता है ना फिर गवर्नमेंट उसमें कुछ अपना परसेंटेज भी मिला के फिर रिटर्न करती है। यदि 15,000 से ज्यादा है तो उस केस में 18,00,000। देखिए पीपीएफ के लिए क्या कंडीशन है कि यदि सैलरी 15,000 तक है तो उसके सैलरी का 12% ईपीएफ में जाएगा। यदि किसी की सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो एज ए वैल्यू 1800 उसका ईपीएफ में जाएगा। अब जितना पैसा एम्प्लॉय का कटेगा उतना ही पैसा उस फंड में मतलब ईपीएफ फंड में उसके जो ऑनर होगा वो पैसा डालेगा। सपोज कीजिए किसी की सैलरी पर मंथ 14,000 है, ठीक है। इसका ईपीएफ फंड में कितना पैसा जाएगा 1 मंथ में? तो आप यहाँ देखिए इसकी सैलरी 15,000 से कम है तो ईपीएफ कितना होगा 12% इसका कटेगा। कितना हो गया 1680। सेम अमाउंट जितना अमाउंट इसका कटा हुआ है सेम अमाउंट एम्प्लॉयर भी इसमें डिपॉजिट करेगा। 1 मंथ में इसका कितना पैसा चला गया ईपीएफ में 3360, ठीक है। पूरे साल में कितना पैसा उसके पास चला जाएगा 40,320 रुपीज ईपीएफ अकाउंट में चला जाएगा। यदि ये सर पैसा मोर देन 15,000 है तो बता रहे वो भी बता रहे ये पैसा यदि ईपीएफ फंड से 5 साल के बाद पैसा निकालेगा तो कोई टैक्स नहीं देना होगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 5 साल में इसकी टोटल कितनी हो जाएगी? 1 साल के ये है और ये 5 साल हो गया 2,14,000 ये अमाउंट हो गई इसकी। तो ईपीएफ में क्या है अभी मैंने आपको बताया कि किसी की सैलरी इनकम 15,000 से कम है या 15,000 तक है तो उसका 12% कटेगा ईपीएफ में। और सेम अमाउंट उसके फंड में जो उसका ईपीएफ अकाउंट होगा उसमें सेम अमाउंट उसके ऑनर के साइड से भी जाएगा। और जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है उसका ईपीएफ 1800 कटेगा और 1800 उसके जो एम्प्लॉयर है उसके साइड से जाएगा। और ईपीएफ के लिए कंडीशन है कि यदि सर तो आप एक मिनट सर एक 15,000 से सर कितना सेकंड भी ज्यादा सैलरी होगा। बता रहे वेट कीजिए मैं बता रहा हूँ। कहाँ पे बताइए क्या
ये बोल रहे थे कि आपने बोला है मोर देन मतलब 15,000 1800, तो सर 15,000 से ज्यादा कितना भी होगा सर, अगर 1 लाख भी होगा तो 1800 ही कटेगा। हाँ 1800। आगे ये बता रहे थे कि ये आपका 5 5 साल के बाद यदि ईपीएफ से पैसा लगा डालते हैं तो उसमें टीडीएस नहीं लगेगा, टीडीएस नहीं applicable है। यदि 5 साल से पहले पैसा ईपीएफ से निकालते हैं आप तो उस पर टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगी। कितना परसेंट सर? पता वो रेट भी अभी बता रहे हैं आपको। तो पहले आपने ये समझ लिया ईपीएफ होता है क्या, ईपीएफ पैसा जाती कैसे है, कितना पैसा जा सकता है ये सैलरी के अकॉर्डिंग, और कब यस सर। टीडीएस आपके ईपीएफ पे अप्लीकेबल होगा, और कब ईपीएफ अप्लीकेबल, सॉरी कब टीडीएस आपके ईपीएफ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। कोई चीज यहाँ बताया गया है। तो 10% से आपका टीडीएस कट जाएगा, जितना आप पैसा निकालेंगे ईपीएफ से उसका 10% आपको कट कट जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए आपका ईपीएफ में पूरे 1 साल का कितना बन रहा है, 40,360। अब मान लीजिए 3 साल में ये ईपीएफ का कितना पैसा हो जाएगा, 3 साल में आपका हो गया 1,20,960 रुपया। अब आप चाहते हैं कि हम ईपीएफ से 80,000 रुपया निकाल दें, ठीक है, तो आपका कितना टीडीएस कट जाएगा, इसका 10%, 80,000 का 10% 8,000, ये 8,000 अमाउंट आपका टीडीएस कट जाएगा। आई बात समझ में? को का ऊपर जो है उसमें से अपनी का मांगा खोलने के तो कितना का करेगा। हाँ, आपके ईपीएफ अकाउंट में इतना पैसा बन गया था 3 साल में, 1,20,960। अब आप चाहते हैं कि हम इसमें से कुछ पैसा निकाल, तो जो पैसा आप निकालेंगे उस पे आपको टीडीएस लग जाएगा 10%। और यहाँ पे ये अमाउंट का लिमिट है, यदि आप 50,000 से कम निकालते हैं पैसा एक टाइम में तो आपके पे टीडीएस नहीं लगेगा, उस अमाउंट पे टीडीएस नहीं लगेगा। हमने यहाँ पे 80,000 अमाउंट निकाला, हम यदि 40,000 अमाउंट निकालेंगे तो यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं लगेगा। सर 50,000 करके 2 बार निकाल सकते हैं और नहीं, टीडीएस उसका नहीं कटवाना तो? उसका उसका कुछ लिमिट होता है ना, वो चेंज होता रहता है, मतलब आप कब निकाल सकते हैं, कितने टाइम सर ड्यूरेशन कितना होता है तक, उसके अकॉर्डिंग। सर कितना तक निकालेंगे तो टीडीएस नहीं लगेगा? 50,000। 50,000। ठीक। हाँ 50,000, ठीक है। यदि आप होल अमाउंट निकालना चाहते हैं तो आप कम से कम 5 ईयर का वेट कीजिए, उसके बाद उसमें टीडीएस नहीं लगेगी। ये आया समझ में ईपीएफ वाले फंड अभी जो मैंने बताया? सर यस सर। हाँ बताइए। पूछ ये रहे थे सर, जैसे कि आप बताया ना कि 15,000 से अगर अंदर रहेगा तो 12%, ऊपर रहा तो 1,800, तो ऊपर अगर मोर देन 15,000 है तो 12% भी लगेगा, 1,800 भी लगेगा, किसी को 1,800 लगेगा एक्स्ट्रा। नहीं नहीं, एक ही लगेगा, 1,800 ही लगेगा। 15,000 से जैसे आपकी सैलरी सीट करेगी, अमाउंट फिक्स है 1,800। 15,000 कितने भी ऊपर रहे सर? आपकी 30,000 हो, 20,000, 50,000 हो, 1,800 आपकी ईपीएफ कटेगी। ओके। हाँ, खुशबू कुमारी आप हमें ये बताया अभी कि अभी हमने क्या अभी पढ़ा है ईपीएफ से रिगार्डिंग, उसके बाद आगे चलते हैं। सर वो 15%, 15,000 से कम रहेगा तो क्या बताए हैं, टीडीएस कितना कटेगा? सर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? बताइए, आप में से कोई बताइए।
सर ईपीएफ वो होता है जैसे कहीं भी सर कंपनी ईपीएफ देती है, तो अगर हमारी सर सैलरी अगर 15,000 से कम है तो वहाँ पे 12% का मतलब ईपीएफ मिलेगा। इसमें मेरी सैलरी से 12% कटेगा और उसमें जो कंपनी है ऑनर है वो हमको 12% ऐड करके देगी। ठीक है। और मोर देन अगर 15,000 है सर तो उसमें 1,800 रुपया सर हमारी कटेगी और 1,800 रुपया उधर से सर जो ऑनर है वो सर ऐड करके देंगे। ठीक है। और सर अगर 5 साल में हम अपने ईपीएफ अमाउंट को निकालेंगे तो सर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। 5 साल के अंदर जो भी अमाउंट निकाल रहे हैं सर उस पर टीडीएस लगेगा जितना हम अमाउंट निकालेंगे। बट अगर 50 लाख से नीचे सर अमाउंट निकालेंगे सर उस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगी। चलिए ठीक है। अंजलि कुछ बता रहे थे आप क्या? नहीं, सब कुछ रहते हैं। हो गया सर। हाँ बोलिए। तो हो गया सब कुछ। अच्छा, हो गया, चलिए ठीक। तो ये आपका ईपीएफ का फंड है ना, कैसे पैसा इसमें फंडिंग होती है ना। और ये जो ईपीएफ का फंड है ये आपका पैसा है, ये किसी दूसरे का पैसा नहीं। आप जब चाहे इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो इस पे कितना रेट लगेगा, टैक्स स्लैब रेट? यदि आप 5 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो आप 50,000 से ज्यादा निकालेंगे तो 10% टीडीएस स्लैब रेट है। ठीक है। तो ये आपका ईपीएफ पे कैसा टीडीएस अप्लीकेबल होता है वो सेक्शन आपका था। ये सेक्शन आप याद रखेंगे। सेक्शन क्या है? सेक्शन नेम 192A ईपीएफ के लिए। ठीक है। और भी किसी को कोई कंफ्यूजन आज की क्लास में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।